नमस्कार, कालका से एक समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा मिला है। सैलरी में की गई 1339 रुपए की बढ़ोतरी, 10 साल अनुभव वालों को मिलेंगे 14,000 रुपए। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर 10 साल से कम अनुभव वालों को 12,500 रुपए मिलने की बात कही गई है। वहीं हड़ताल में काटा गया मानदेय भी वापस देगी सरकार। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 10 साल से कम अनुभव वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12,500 रुपए दिया जाएगा और हड़ताल में जो उनका वेतन कटा है उसको भी सरकार वापस देगी। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार तोहफा सरकार ने फिर से दे दिया है, जिसमें 10 साल से ज्यादा अनुभव वालों को जो सैलरी है अब वो 14,000 के आसपास मिलेगी और 10 साल से कम अनुभव वाले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन्हें 12,500 मानदेय मिलेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में जो है वो 1339 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। और साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी उनके लिए है कि जो मानदेय उनका हड़ताल के दौरान काटा गया था उसको भी सरकार वापस देगी। और हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जिला नगर आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य हासिल करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके तहत हमें योजनाएं बनाकर स्वच्छ भारत और ठोस और तरल कचरे के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर स्वच्छता अभियान को लेकर के प्रशासन सख्त होता दिखा। शहरों को साफ सुथरा बनाने के निर्देश इस दौरान दिए गए। आपको बता दें कि कचरे के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के यहां पर सभी को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री कमल गुप्ता ने ये निर्देश जारी किए। बाकायदा मीटिंग करके उन्होंने इस चीज पर चर्चा की और गहन चर्चा के बाद से उन्होंने कहा कि शहरों को साफ सुथरा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी को इस पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कचरे के निष्पादन को सही तरीके से करने के भी आदेश जारी किए हैं। मंत्री कमल गुप्ता जिस दौरान बैठक कर रहे थे और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में बैठक की गई, जिसके बाद से ये आदेश दिए गए कि शहरों को साफ सुथरा रखना किसी एक का नहीं बल्कि सभी का सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए। और चंडीगढ़ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नगर निगम मेयर चुनाव का मामला सामने आया है। डीसी के आदेशों को दी गई है कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट में हुई याचिका पर सुनवाई और 23 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होनी है। वहीं 23 जनवरी को ही लिया जाएगा आखिरी फैसला। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीधे चंडीगढ़ से, जहां पर 23 जनवरी को एक मामले में फैसला लिया जाना है और नगर निगम मेयर चुनाव का ये मामला है, जिसमें डीसी के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी गई है और चुनौती के बाद से हाईकोर्ट में याचिका पर अब सुनवाई होनी है और तारीख भी सामने आ गई है। 23 जनवरी को ये सुनवाई होने वाली है और आखिरी सुनवाई भी उसी दिन होने वाली है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर डीसी के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। मेयर के चुनाव का ये मामला है, जिसको लेकर के डीसी के आदेशों को अब चुनौती दी गई है और अब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। 23 तारीख को ये सुनवाई होगी और आखिरी फैसला भी ये माना जाएगा। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने युवाओं से झूठे वादे किए, बेरोजगार युवा धक्के खाने को मजबूर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। युवाओं के साथ
बहुत ही सुतीला खराब व्यवहार, एक तरीके से कहें तो दुराचार हरियाणा सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है। पिछले 9 साल में झूठे वादों के सिवाय युवाओं को हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं दिया। कैट का एग्जाम भी पूरी तरीके से फेल हुआ है। हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूरी तरीके से नाकाम रहा है। प्रदेश का 25 लाख युवक दर बदर धक्के खा रहा है रोजगार की तलाश के अंदर। रोजगार उस युवकों को मिल नहीं रहा। प्रदेश के अंदर स्वीकृत पद लगभग 2 लाख के करीब खाली है, जिनकी भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है। 71,000 से ज्यादा पोस्ट केवल शिक्षा विभाग के अंदर खाली है। 21,000 से ज्यादा पोस्ट पुलिस विभाग के अंदर खाली है। 9,339 परिवहन विभाग के अंदर खाली है। 5,738 पोस्ट पशुपालन विभाग के अंदर खाली है। 5,073 पोस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंदर खाली है। और हरियाणा में 29 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। फिलहाल पानीपत और यमुनानगर में इन बसों की शुरुआत होगी। वहीं रोडवेज ने 375 बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से 29 जनवरी को 5 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और बाकी 370 बसें अप्रैल तक प्रदेश में आ जाएंगी। 2030 तक आपको बता दें कि ये इन बसों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और साथ ही इसके लिए रूट भी जिला वाइज तय कर दिए गए हैं और साथ ही दूसरे जिलों में भी बसों को चलाने की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि दूसरे जिलों में किस तरीके से रूट को तलाशने की संभावनाएं हैं और रोडवेज की ओर से 2030 तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना तैयार की गई है। देखिए, इसके लिए जो पिछले लास्ट वीक विजिट किया था उसमें 3 इशू आए थे। एक था भी बसों की वॉशिंग का, वो उनका था डिमांड की कंपनी की 5,000 हमने केल का टैंक खरीद लिया था, 5 केल का, तो उसमें सारा इंस्टॉल कर दिया है, कनेक्शन प्रॉपर कर दिए हैं। और सेकंड था उनका ड्रेनेज का, वो ड्रेनेज प्रॉपर हमने करा दी है। तीसरा था जो इनका था 280 किलोवाट का कनेक्शन, वो हमने देखिए आप वो ट्रांसफार्मर लगवा दिया गया है प्रॉपर तरीके से, उसका काम चल रहा है। ये इसकी वायरिंग पूरी कर देंगे शायद कल तक। तो उसके बाद साथ साथ ही हमारा जो बस चार्जिंग का स्टेशन वो भी तैयार हो जाएगा, तो वो इसको पूरा इंस्टॉल कर देंगे कल तक। तो एक साथ में कितने स्टेशन, कितनी बसें चार्ज हो सकेंगी? देखिए 10 से 12 के बीच में बसें चार्जिंग का जो प्लान है, बाकी उसको एक्सटेंड या वो तो हो जाएगा बाद में। तो कितना समय लगने वाला है? देखिए ये हमारी कोशिश है कि संडे तक इसको पूरा तैयार कर लें। जो ट्रांसफार्मर का काम वो भी पूरा हो जाएगा और चार्जिंग स्टेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। और जहाँ तक रूट की बात है, रूट की बात भी हमने ऑलमोस्ट फाइनल कर ली है। उसमें किराया भी फिट कर देंगे और ताकि ये टिकटिंग मशीनों में ताकि प्रॉपर वो उसका आराम किया जा सके। किस किस रूट पर सर फायदा होगा? देखिए ये तो बेसिकली सिटी सर्विस के लिए रहेगा पहले तो। उसमें जैसे हम जगाधरी खड़े हैं, अभी जगाधरी यहीं बसें चार्जिंग रहेगी। जगाधरी से जाएगी आपकी मिनी सेक्रेटरीट होते हुए आपकी यमुनानगर बस स्टैंड, वहाँ से रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से वापस आपका फवारा चौक से होते हुए अग्रसेन चौक और वापस जगाधरी आ जाएगी। उसी डायरेक्शन में हमारी बसें चलती रहेंगी। हमारी कोशिश है कि करीबन 30 मिनट के आसपास फ्रिक्वेंसी दें, हर इस रूट पर बस चलती रहे। और अब खबर गोहला चीका से है, जहां चीका शहर के वार्ड 17 में आगजनी की घटना सामने आई है। यहां कल्लर माजरा गांव में बागड़ी लुहारों के एक परिवार की झोपड़ी में अचानक आग लग गई और झोपड़ी जलकर इस दौरान राख हो गई। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने ठंड से बचने के लिए आग जला रखी थी और उसी दौरान रात को उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली, जिससे उनकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। हादसे के बाद से नेकी का घर संस्था के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार की उन्होंने सहायता की। साथ में पैसे भी थे, उस पर सब जल गए जी। गैस सिलेंडर सब जल गया जी। हमारे पास कुछ नहीं बचा जी, राशन पानी तक नहीं रहा जी हमारे पास।
ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। ठंड बहुत ज्यादा है। गुजारा होगा आपका? हमारा कैसे गुजारा होगा जी, ऐसे हम ठंड में पड़े हैं, हम क्या करें। तो कपड़ा लत्ता भी सब जल गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आज कुछ मार्केट से कुछ संस्थाएं आई आपको, उन्होंने कैसी हेल्प की आपकी? हमारी बहुत अच्छी हेल्प की है, सब कुछ देकर गए हैं, कपड़ा कुपड़ा सब देकर गए हैं, राशन पानी सब दिया है और भी देकर जा रहे हैं जी। और ये नहीं कि है उसको बेचारे को हमारी बहुत मदद की है जी, सब कुछ देकर गया है, हमारी बहुत मदद है जी। शाबाश साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी आए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आज हम जो सेवाएं दी हैं हुक्म जी ने बता ही दिया, और हमारे साथ ही डॉक्टर सुशीला शर्मा जी ने भी साथ में सेवाएं दी हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सभी से एक निवेदन करते हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करें। नेकी अगर संस्था की तरफ से किस तरह की सहायता की गई है? नेकी अगर संस्था की तरफ से हम रजाई लेके आए हैं, कंबल लेके आए हैं, और भी वस्त्र हैं, जो जुराबे हैं, टोपियां हैं, और एक तरपाल भी इनको दी जाएगी जो जल गई है पूरी तरह से, वो भी हम लेके आ रहे हैं जल्दी। और अब खबर नूंह से है, जहां हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बीजेपी संगठन का विस्तार करते हुए कई संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य प्रवक्ता के रूप में जवाहर यादव गुरुग्राम, आईटी प्रमुख आदित्य यमुनानगर और आईटी सह प्रमुख रोहित सैनी गुरुग्राम, किसान मोर्चा सुखविंदर मांझी दादरी, युवा मोर्चा योगेंद्र शर्मा पंचकूला, एससी मोर्चा सत्यप्रकाश जरावता विधायक गुरुग्राम, महिला मोर्चा उषा प्रियदर्शी गुरुग्राम, ओबीसी मोर्चा कर्णदेव कंबोज यमुनानगर, अल्पसंख्यक मोर्चा जॉन मोहम्मद नूह को नियुक्त किया गया है। और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि हरियाणा में अगला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। भुक्कल यहां झज्जर में मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा आज जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर गांव-गांव जा रही है और इस यात्रा में जनता कम और सरकारी कर्मचारी ज्यादा होते हैं। लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन इस यात्रा का भी सभी को पता चल जाएगा कि ये यात्रा जो है वो आम जनता के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र लागू कर प्रदेश की गठबंधन सरकार ने आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है और 5 लाख लोगों की पेंशन काटी गई है। तो खबर झज्जर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने जो है वो बीजेपी सरकार पर, प्रदेश सरकार जो है बीजेपी की, उस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जो गठबंधन सरकार है, इनकी जो बीजेपी की जो यात्रा चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें आम लोग कम, सरकारी कर्मचारी ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र, जिसको कि परमानेंट परेशानी पत्र हम लोग कहेंगे, लोगों की ज्यादातर कितने बुजुर्ग मिले जिनकी पेंशन काटने का काम किया, बीपीएल के कार्ड काटने का काम किया, जो हम 100 गज के प्लॉट देते थे 3,84,000 दिए। इस बीजेपी की सरकार ने 1 इंच भी उनको जगह देने का काम नहीं किया। 25 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, विधवाओं की पेंशन काट दी गई। कितने सारे हमें विकलांग मिले जिनकी पेंशन काट दी गई और उनको दोबारा से जो है सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है। और आज विकसित भारत यात्रा ये पूरी तरह से जनता की गाड़ी कमाई का सरकारी तरीके से पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के जो वर्कर हैं वो फील्ड में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि आज के समय में बीजेपी जेजेपी से लोगों का पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। मैं समझती हूँ विकसित संकल्प भारत यात्रा जो इस समय निकाली जा रही है, ये पूरी तरह से सरकारी अफसर जा रहे हैं। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उस दिन बीजेपी को पता चल जाएगा कि हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है आने वाला समय।
हॉल में भी। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के जहां एक तरफ अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं रामलला के आगमन को लेकर के फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में भी इलाके के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्हीं तैयारियों को लेकर के फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल ने दीपक डागर और इलाके के लोगों से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। पूरे भारत में जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जिस तरीके से अयोध्या में जो है रामलला का जो है बनाया जाएगा, तो अब पूरी तरीके से फरीदाबाद में भी जो है पूरी पीछे नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में भी लगातार पूरी तरीके से तैयारियां हैं और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अलग अलग जगह पर जो है राम मंदिरों में जो है जब देखा जाए, चाहे मंदिरों में देखा जाए, चाहे गाँव में देखा जाए, सभी जगह जो है अलग अलग तरीके से कोई भंडारा कर रहा है तो कोई हवन करके जो है स्वागत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राम महोत्सव जो है पूरी तरीके से धूमधाम से मनाने की यहाँ पर तैयारियां हैं, क्योंकि कल की बात की जाए तो कल जो है फरीदाबाद में सबसे बड़ा महोत्सव जो है यहाँ पर मनाया जाएगा रामलला का, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंट लगा करके हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। तमाम जो हजारों की तादाद में जो है कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है, भंडारा यहाँ पर जो है वो रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे पृथला विधानसभा की बात की जाए तो पृथला विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कुछ मुख्य अतिथि के तौर पर भी जो है कुछ बीजेपी के नेता भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बीच में है दीपक डागर है। डागर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कल का प्रोग्राम जो है बड़े धूमधाम से कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में जो प्रोग्राम चल रहा है, तो कितना उत्साह जो है इस फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है? भाई, जैसे हम दिवाली मनाते हैं और दिवाली के उपलक्ष्य में हर सनातनी में इतना जोश होता है कि वो घर को भी सजाते हैं, दिए भी जलाते हैं, ऐसा ही ये त्योहार है प्राण प्रतिष्ठा का। पूरे पृथला विधानसभा में 1,51,000 दिए वितरित होंगे। उस दिन कैलेंडर बटेंगे और घर घर दिवाली मनेगी, घर घर सज्जा होगी, हर मंदिर की साफ सफाई होगी, सज्जा होगी और रामायण पाठ है और अन्य तरह के धार्मिक कार्यक्रम है वो पूरे पृथला विधानसभा में चल रहे हैं। आपको यहाँ से भी आवाज आ रही होगी। ऐसा ही प्रोग्राम एक यहाँ उत्सव महासमारोह मना रहे हैं। अपने आप में ये एक इतिहास बनेगा, जैसे अयोध्या में 22 तारीख को इतिहास बनने वाला है। तो कितने लोगों की संख्या में पहुंचने की उम्मीद है? कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कितने एकड़ में जो जमीन है, कितनी कुर्सियां जो है लगाई गई है? कम से कम 5 एकड़ में ये जमीन है और कम से कम 30,000 आदमियों की पहुंचने की, 30-35,000 जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, ताऊ हैं, काका हैं, वो सभी यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, उत्सव समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। और कुर्सियां आप अभी देख लेना, सारा पंडाल कुर्सियों से भर जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद होने की बात है। यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आएंगे और सभी ज्यादातर बीजेपी के जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सारे सारे आएंगे, टोटली आएंगे। तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि डागर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर के कहीं ना कहीं राम जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कितना उत्साह जो है देखा जा रहा है? इतना उत्साह देखा जा रहा है। पूरा गांव तो फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है, जितने भी बड़े बूढ़े हैं यहीं पे हैं और पूरा बहुत ही भव्य स्वागत का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। इतनी भीड़ आज तक कहीं हुई नहीं होगी जितनी यहाँ पे हो। जी, बिल्कुल देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद का सबसे बड़ा जो है प्रोग्राम रहेगा और कहीं ना कहीं जयकारे जो लग रहे हैं वो जय श्री राम के नारे जो है लगातार नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह अलग अलग तरीके से देखे जा रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए। और जज्जर के गांव किरडौद में के पास एक अनियंत्रित ट्रॉला पेड़ से जाकर टकराया और पलट गया और हादसे में ट्रॉला चालक की मौत भी हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार नरेश झज्जर से अपने गांव के लिए अपना ट्राला लेकर चला था, जहां गांव किरडौद के पास से ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया और पेड़ से टकराने के बाद पलट गया। हादसे में गंभीर चोटों के चलते नरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद से शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये नरेश था दुलीचंद का, समसपुर माजरा का। इसके पास एक ट्राला था, ट्राला लेके आ रहा था जज्जर, अपने गांव जा रहा था समसपुर माजरा। किरडौद के पास मोड़ के ऊपर गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण इसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी पलट गई और इसकी चोट लगने के कारण मौत हो गई।
पोस्टमार्टम करा दिया? इसका पोस्टमार्टम अभी डॉक्टर साहब को डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, जारी है। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये झज्जर से और अपने गांव जा रहा था। उम्र कितनी है? ये हमारे पास सूचना आज सुबह 6:30 बजे के करीब आई है। कितनी उम्र थी? इसकी 52 साल उम्र है जी। मौके पे डेथ हुई? हाँ, इसकी मौके पे डेथ होगी जी। और नूह के तावड़ू उपमंडल के गांव हसनपुर सबरस मार्ग पर हमला करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर सुनसान जगह पर बने एक फार्म हाउस में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की कोचिंग कर रहे करीब 1 दर्जन से अधिक छात्रों पर हथियार से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने, आपको बता दें कि खुद को क्राइम टीम का सदस्य बताते हुए हमला किया है और वहीं पुलिस ने पूरी सूझबूझ दिखाते हुए 6 हमलावरों को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि कुछ फरार होने में कामयाब रहे। वहीं ये मामला जो है वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ भी माना जा रहा है और पुलिस 12 छात्रों समेत एक शिक्षिका से भी पूछताछ कर रही है। ऐसे कल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बच्चे जिन्होंने अबोर्ड से MBBS की परीक्षा पास की हुई है, उनको लेके एक बस में बैठाकर एक फार्म हाउस है हसनपुर पे, वहाँ पर उनको लाया गया 17 तारीख को शाम को। 18 तारीख उनको ये बोल के लाया गया भी आपका सेमिनार कराएंगे। उसके बावजूद 18 तारीख को सुबह कुछ जो क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे वो दीवार फांद कर फार्म हाउस के अंदर घुस गए, वहाँ मारपीट करी और स्नैचिंग कर एक इसमें डकैती कह सकते हैं, वो करके उनको चले गए। उनमें 6 बंदों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो सेकेंडरी जो मामला है FMG का, कि जो बच्चा अबोर्ड से MBBS करके आता है तो हिंदुस्तान में एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं FMG। और भ्रष्टाचार के आरोप में झज्जर जिला पुलिस का एक थानेदार विजिलेंस विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया। आरोपी थानेदार बेरी थाने में तैनात था और उसने लड़ाई झगड़े के किसी मामले में FIR से जो है 2 लोगों का नाम निकालने के लिए 40,000 की रिश्वत मांगी थी, लेकिन जैसे ही उसे शिकायतकर्ता ने रिश्वत की रकम थमाई, आरोपी को विजिलेंस विभाग की टीम ने काबू में कर लिया। झज्जर जिले में हरियाणा पुलिस के किसी कर्मचारी के रिश्वत की रकम के साथ पकड़े जाने का यह दूसरा मामला है और इससे पूर्व में भी पिछले सप्ताह झज्जर पुलिस के ही एक अन्य कर्मचारी को विजिलेंस विभाग की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू किया था। वहीं आपको बता दें कि DSP सुमित कुमार ने लोगों से अपील की कि कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो अपनी शिकायत विजिलेंस में दे सकते हैं। हमें सूचना मिली है, अनिल कुमार हैं जो कि शिवाना के रहने वाले हैं और हरियाणा कौशल रोजगार के तहत जो कि बिजली विभाग में मतन हिल डिवीजन में कार्यरत हैं। तो उन्होंने सूचना दी 3/12/2023 को एक लड़ाई झगड़े का मुकदमा थाना बेरी में दर्ज हुआ था, जिसकी तफ्तीश ASI रामोतार द्वारा अमले में लाई जा रही थी। उस मुकदमे में उसके शिकायतकर्ता के भाई और भतीजों के ऊपर लड़ाई करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता के भाई जय भगवान, जयपाल, हरिओम और एक भतीजे जतिन को तो अरेस्ट कर लिया गया था और पुलिस बेल पर छोड़ दिया गया था। बाकी उसके 2 भतीजे सन्नी और चिन्ना बचे हुए थे, जिनको कि छोड़ने की एवज में इस ASI रामोतार द्वारा 40,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी और 1 महीना पहले भी 15,000 रुपए इनसे लिए जा चुके थे। और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।